हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले भाग में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके फील्ड लाइंस के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी और इस वाले पार्ट में पार्ट 4 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट क्या होती है, इसके बारे में पढ़ने के लिए हम डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उसकी अक्ष और निरक्ष, उसकी इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा, हम सबकी यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो दो चार्ज रखेंगे, कैसे होंगे देखिए, एक माइनस क्यू चार्ज और एक कैसा होगा यहाँ पर हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज होंगे, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, यानी कि दोनों ही चार्ज मात्रा में समान होंगे, परिमाण में समान होंगे, किंतु जो इनके साइन है यानी कि इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, विपरीत होगी। और कोई एक दूरी होगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, बहुत ही कम दूरी, जिसे हमने किससे लिखा है 2a से। और इस पूरे जो बना हुआ सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि दो आवेश अत्यल्प दूरी पर रखे जाए और दोनों ही आवेशों की प्रकृति कैसी हो, विपरीत हो। तो इस प्रकार जो बना निकाय होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट। यहाँ लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसकी दिशा क्या होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसे हम P वेक्टर से लिखते हैं और इसकी जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है और इसका जो मान है वो उन दोनों के बीच की दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर, यानी कि P वेक्टर इक्वल टू कितना मिलेगा, 2a मल्टीप्लाइड q। 2a जो क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, और q का है किसी एक आवेश का परिमाण। इस तरह से हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका जो मात्रक देखेंगे तो मात्रक क्या मिलेगा हमें, इसका जो मात्रक है 2a, यानी कि क्या एक दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। q मतलब क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मात्रक क्या मिल गया, कूलाम इनटू मीटर। नेक्स्ट इसकी विमा की बात करते हैं। तो विमा में हम क्या लिखेंगे, m, l और t। m का यानी मास का कोई पार्ट नहीं है तो क्या लिखेंगे, m0। दूरी का है, मीटर है, तो क्या लिख देंगे l1। समय का कोई भाग नहीं है यहाँ पर तो क्या लिख देंगे 0। और कूलाम के लिए क्या लिखते हैं हम हमेशा, a1 और t1। तो इस तरह से कंप्लीट देखेंगे तो m0 आ जाएगा, l1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है t0 है और a1 और t1 है, तो t0 की जगह पर क्या मिल जाएगा हमें, t1। तो इसको हम रीराइट कैसे लिख सकते हैं, m0 l1 आएगा मीटर के लिए और कूलाम के लिए क्या आ जाएंगे, a1 और t1। तो इस तरह से l1 a1 t1 जो क्या होगी यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक विमीय सूत्र होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है, इसकी हम अक्ष की बात करें तो दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली एक रेखा होगी उसे हम क्या कहेंगे, इसकी अक्ष कहेंगे, और इसी अक्ष की जो लंबवत रेखा होगी उसे हम क्या कहेंगे, निरक्ष कहेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष तो होगी इस तरह से और निरक्ष होगी वो क्या होगी, इसके एक लंबवत रेखा होगी। विद्युत द्विध्रुव के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने बात की थी HCl, जैसे हम लिखते हैं HCl, तो HCl को हम H प्लस डैश क्या लिखते हैं Cl, यानी कि H प्लस एक पॉजिटिव आयन है यानी कि एक धनावेश है और Cl नेगेटिव है, क्या है यहाँ पर एक ऋण आयन है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इस प्रकार से बना हुआ ये क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव है। बात करते हैं NaCl की तो Na प्लस बॉन्ड क्या लिखते हैं हम, Cl नेगेटिव, तो ये भी क्या है, धनावेश और ऋणावेश। इस तरह से ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। विद्युत द्विध्रुव पढ़ने के बाद में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी होगी। यानी कोई एक बिंदु होगा जो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर किसी बिंदु P पर r दूरी पर, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु होता है, जैसे हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ये यहाँ पर एक माइनस q आवेश है और यहाँ पर एक यहाँ पर अपना प्लस q आवेश है। लेट सपोज कीजिए ये कोई a बिंदु है, ये कोई b बिंदु है और अगला कोई एक बिंदु क्या है, यहाँ पर P है, और विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर O लिख देते हैं कि ये जो मध्य बिंदु है और ये जो दूरियां कितनी हो जाएगी, एक मध्य बिंदु से माइनस q जो है a दूरी पर है और इधर प्लस q जो है वो भी कितनी, a दूरी पर। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास में, 2a दूरी पर जो है वो क्या है, पूरा एक सिस्टम रखा हुआ है। इस मध्य बिंदु O से, इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस तीव्रता की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं,
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पर टोटल करके ऐड करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। लिख दिया हमने कि जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर E प्लस, क्योंकि कौन से आवेश के कारण है ये, प्लस आवेश के कारण, तो E प्लस और वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा K, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो K क्यू अपन में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये जो आर है वो मूल बिंदु से दूरी है, ये जो आर दूरी है वो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी है, लेकिन हमें चाहिए प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी। तो यदि हम इस आर में से ए को लेस करें तो हमें ये दूरी मिल जाएगी, यानी कि जो बी से लेकर के पी तक की दूरी है वो कितनी होगी, आर माइनस ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है वो कौन सी ले लेते हैं हम, आर के डायरेक्शन है। चार्ज के साथ में या तो साइन यूज करेंगे या फिर हम इसके डायरेक्शन के साथ में, दो बार साइन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, तो वो हम लिख देते हैं E माइनस इक्वल टू क्या रहेगा के क्यू, लेकिन आवेश कैसा है यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का के क्यू अपॉन में क्या आएगी दूरी, लेकिन यहाँ पर दूरी आर नहीं देंगे, ना ही आर माइनस है। यहाँ से जो दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर P से लेकर के O बिंदु तक दूरी कितनी है हमारी, R है, और आगे कितनी और है A, तो टोटल जो है डिस्टेंस कितना हो गया है R प्लस A। तो बिंदु A से लेकर P तक की दूरी कितनी मिली हमें, R प्लस A। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R प्लस A का होल स्क्वायर, और यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो कितनी आ जाएगी, R कैप आ जाएगी। इक्वेशन नंबर इसे 1 पुट कर दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमारे पास में जो कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी मिलेगी, तो हम इसे लिखते हैं E वेक्टर से। तो क्या करेंगे, E प्लस और E माइनस दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम E प्लस, और यहाँ दूसरा कौन सा आ जाएगा E माइनस, या तो प्लस वाले के कारण और एक माइनस वाले के कारण, दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा E प्लस, E प्लस की वैल्यू कितनी थी के क्यू, अपॉन में क्या था आर माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था आर के, प्लस E माइनस की वैल्यू, E नेगेटिव की जो वैल्यू कितनी थी माइनस ऑफ के क्यू, तो यहाँ पर साइन कैसा आ जाएगा अब माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर के। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, के और क्यू। देखिए दोनों टर्म्स के अंदर के और क्यू जो है वो क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। आर कैप भी कॉमन है तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, कॉमन बाहर निकाल लेंगे, या फिर पीछे की साइड बाहर निकलेंगे इसको। तो के क्यू अपॉन क्या मिलेगा अंदर, 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना लिख देंगे आर के। नेक्स्ट क्या आएगा अगली स्टेप के अंदर, के और क्यू। देखिए यहाँ पर दोनों टर्म्स जो है उनका हम एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इस टर्म का इसके अंदर डिवाइड करेंगे, इससे ये कट जाएगी और ये टर्म बचेगी। तो r प्लस ए का होल स्क्वायर हम यहाँ पर डायरेक्ट ओपन करेंगे। देखिए क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। इस माइनस को यहाँ पर यूज कर लिया। क्या आएगा अगले स्टेप में, r प्लस ए स्क्वायर का इसके अंदर डिवाइड करेंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल, ये बचेगी। तो r माइनस ए का होल स्क्वायर डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ar। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा, ये दो टर्म जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2ar और 2ar कितना हो जाएगा 4ar। देखिए अगली स्टेप में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बराबर के क्यू, और यहाँ लिख रहे हैं 4ar अपॉन कितना आ जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये टर्म कैसे आई, इसको देखिए हम इस टर्म को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर किस तरह से बनता है, तो इस टर्म को लेते हैं हम, क्योंकि आर माइनस ए का स्क्वायर
आर प्लस ए का स्क्वायर। तो हम इस टर्म को दो बार लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, आर माइनस ए और आर माइनस ए, और अगली टर्म को भी लिखेंगे आर प्लस ए और आर प्लस ए। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये है आर माइनस ए, ये है आर प्लस ए, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए दो टर्म तो ये यूज कर लीजिए आप, और दो टर्म यहाँ से ये यूज कर लीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक टर्म और मिल जाएगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दो टर्म डबल हो गई है, तो कितना मिल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, के क्यू अपॉन के क्यू 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि आप वेक्टर यूज कर रहे थे तो ये आर के साथ में इनके चल ही रहा था। अब यहाँ पर ये तो एक हमारे पास में जनरल फॉर्मूला है। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें, यानी कि आर और ए का कंपैरिजन करेंगे। तो जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी वो बहुत ही कम थी, यानी कि आर की तुलना में ए का मान क्या है, बहुत ही कम है। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, ए इज लेस देन आर। क्या लिखेंगे, क्योंकि ए का मान जो है वो आर से बहुत ही छोटा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ऐसा है तो क्या करेंगे, आर की तुलना में ए स्क्वायर जो है वो क्या होगा, टेंड्स टू 0। तो ये जो वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो यहाँ पर हमें आर की पावर 4 मिलेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू 4ar, और अपन में कितना आ जाएगा, आर की पावर 4। तो आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा के क्यू, और यहाँ मिल जाएगा 4a, और अपन में आ जाएगा आर की पावर 3। यहां से देखिए हम इस 4 को टुकड़ा में कर लेते हैं, यानी कि इसको हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। इसे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो 2a और मल्टीप्लाई q, इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इस टर्म को आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आगे क्या मिलेगा, तो हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कितना होता है, P वेक्टर इक्वल टू होता है 2aq। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं E इक्वल टू 2, फिर आगे लिखा हुआ है k, 2 के बाद में k था और q, 2aq। इस पूरे को हम लिख रहे हैं, यहाँ पर एक नया सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं जिसे हम लिखते हैं P से, अपॉन में क्या मिल जाएगा, rq। तो ये 2kp अपॉन rq। वेक्टर की बात करें तो यहाँ E वेक्टर आ जाएगा, तो यहीं पर क्या चल रहा था हमारा r। तो ये क्या है, हमारे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता कितनी होगी, यानी किसी डाइपोल के कारण उसकी अक्ष पर जो तीव्रता कितनी मिलेगी, तो वो आएगी 2kp अपॉन rq। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करने के बाद हम उसकी निरक्ष पर तीव्रता की बात करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव को हम वापस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई एक आवेश है -q, और यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, +q। इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा एक डाइपोल, और ये इसका क्या हो गया, हमारे पास में मध्य बिंदु, जिसे हम किससे लिखते हैं, O से। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 1, और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी होगी, 1। तो टोटल कितना मिलेगा हमारे पास में, 2a। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, P इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई q। नेक्स्ट हमारे पास में -q से +q तक हम एक क्या लिखते हैं, इसके लिए एक अक्ष रेखा बनाते हैं, और ये क्या हो जाएगी, इसकी निरक्ष, यानी कि इस तरह से ये क्या होगी, इसकी एक निरक्ष बन गई, यानी कि बिंदु O से निकलती हुई और अक्ष रेखा की क्या होगी, लंबवत, जिसे हम क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। इस निरक्ष पर मान लीजिए कोई एक बिंदु क्या है, हमारा P बिंदु। ये हमारा P बिंदु है, जहां पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता की हमें गणना करनी है। मान लीजिए ये जो है वो किसी बिंदु A पर रखा हुआ है, ये किसी बिंदु A पर रखा हुआ है, और ये किसी बिंदु B पर रखा हुआ है। तो B के कारण इस P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होगा, हमेशा इस तरह से बाहर की तरफ होगा। लेकिन P बिंदु पर जो -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी कि वो इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये क्या हो गया, अंदर की तरफ ड्रॉ होगा, यानी कि -q पर जो विद्युत क्षेत्र की रेखा P से A की तरफ है, और +q के कारण जो है वो रेखा जो है सॉरी इसकी जो दिशा है वो किधर होगी, B से लेकर के P की तरफ होगी। तो B से जो P की तरफ दिशा जा रही है हम उसे लिख देते हैं E+, और यहाँ वेक्टर लगा देते हैं, और -q के कारण जो आ रहा है उसके लिए क्या लिख देते हैं हम
ई और इसके लिए नीचे क्या लिख देते हैं ई माइनस और इसके ऊपर एक वेक्टर लगा दिया। देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही दिशा के अंदर है। जब हमने अक्ष की बात की थी तो अक्ष पर क्या थे, एक ही बिंदु पर दोनों ही रेखाएं थी, यानी कि ई प्लस जो है वो इस दिशा में जा रहा था और ई माइनस जो है वो इस दिशा में आ रहा था। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या थी, यानी एक ही लाइन पर थी। तो हमने ओनली क्या था, इनका साइन जो है वो अपोजिट लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों ही जो डायरेक्शन है वो एक किसी एंगल पर रखे हुए हैं। मानते हैं कि ये जो कोण कितना है थीटा, तो ये वाला कोण भी हमारा कितना होगा थीटा। ओ से लेकर पी तक की दूरी यदि कितनी है आर है, तो ये वाली रेखा जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से हमें कितनी मिलेगी, आर और ए है, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी जो पावर हमें कितनी मिलेगी हाफ, यानी कि इसका क्या होगा रूट होगा। यही टर्म यहाँ पर मिलेगी हमें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी होगी हाफ। देखिए यहाँ पर ई प्लस जो है वो हम ये जो अक्ष रेखा थी इसके हम पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और ये एंगल थीटा है तो इसका एकांतर कोण ये भी कितना हो जाएगा थीटा। इस ई प्लस के कारण इसकी भी जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। तो इस ई प्लस का यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे हम कहेंगे ई प्लस कॉस थीटा, और ये जो ई माइनस जो यहाँ पर वेक्टर आ रहा है इसका भी यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे हम कहेंगे ई माइनस कॉस थीटा, यानी कि दोनों ही कंपोनेंट जो है क्या है इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। बात करते हैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि साइन कंपोनेंट की। तो यहाँ देखिए इस ई प्लस का यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा ई प्लस साइन थीटा, और इस ई माइनस का यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा उसे हम कहेंगे ई माइनस साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट क्या है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू तो सेम ही होगी। देखें यहाँ पर कैसे, ई प्लस है इक्वल टू क्या हो जाएगा ई माइनस, इन दोनों की वैल्यू देखते हैं। ई इक्वल टू कितना होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के, दोनों का जो वैल्यू कितना है के है, तो ये लिख दिया यहाँ पर हमने के क्यू, अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर ई प्लस और ई माइनस, यदि हम मैं बात करता हूँ इसके मैग्नीट्यूड की, तो ये लिख दिया यहाँ पर ई प्लस और ई माइनस के लिए क्या लिख देंगे ई माइनस। तो इस तरह से ई प्लस और ई माइनस का जो परिमाण है वो क्या है हमारे पास में समान है, और वो कितना आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ है, तो स्क्वायर से हाफ जो है वो 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट हमारे पास में अब हमें इसकी ओनली क्या करना है, हमें इसकी डायरेक्शन तो मिल चुकी है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, इस दिशा में होगी। लेकिन जब बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, क्या लिखते हैं परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता जो है वो किससे लिखी जाएगी ई वेक्टर से, और इसे हम लिखते हैं ई प्लस कॉस थीटा, और पास में क्या है इसके पास में लिखा हुआ है ई माइनस कॉस थीटा, तो ये लिख देते हैं इस तरह से ई माइनस कॉस थीटा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये ई प्लस और ई माइनस तो इक्वल ही है। इस वाली क्वेश्चन को देखेंगे कि ई प्लस और ई माइनस जो है वो क्या है यहाँ पर हमारे पास में इक्वल है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2e प्लस cos थीटा। हमने ई माइनस और ई प्लस को क्या लिख दिया ओनली ई प्लस cos थीटा, और हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2k अपॉन क्या रहेगा हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रह गया हमारे पास में यहाँ पर cos थीटा। इस cos थीटा की वैल्यू कैसे रहेगी, तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, और यहाँ पर देखेंगे हम cos थीटा। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ देखिए cos थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, ये रहा थीटा। इस थीटा का जो आधार कौन सा होगा ए वाला, यानी थीटा के नीचे वाली भुजा कौन सी होती है इसका बेस होती है, तो ए की वैल्यू आएगी ए, और कर्ण कितना होगा ये वाला, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास में हाफ। इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई हाफ। इस पूरे को सॉल्व करते हैं आगे, 2kq 2aq को हम क्या करते हैं एक साथ रखते हैं, ताकि इससे हम क्या बना सकते हैं डाइपोल मोमेंट की टर्म p को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। k अप 2aq और नीचे क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर पावर हाफ है, तो कितना हो गया 1 प्लस हाफ 3/2।
लिख दीजिए आप आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट देखिए के 2a को हम क्या लिख सकते हैं p। कैसे आया, क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है 2a3, जिसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लिख दीजिए ऐसा वैसा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और ये हमारा क्या है निरक्ष पर जो है क्या है विद्युत क्षेत्र मिल गया। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। किस तरह से कि जो a जो है वो क्या है r की तुलना में बहुत ही कम है, यानी कि ये जो a है वो क्या था दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और r क्या थी मूल बिंदु से उनके मध्य वाले बिंदु से उस पॉइंट p तक की दूरी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि a जो है वो लेस देन क्या है r, क्योंकि a इज लेस देन r देन तो हम क्या कर सकते हैं a स्क्वायर को हम यहाँ पर नेगलेक्ट या इसको टेंस टू 0 कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा kp अपॉन ये आर स्क्वायर है और इसके ऊपर पावर कितनी है 3/2। देखिए इस तरह से सॉल्व होगा आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना मिलेगा kp अपॉन rp। यदि आप इसके लिए डायरेक्शन यूज करेंगे तो ये वेक्टर लगाकर यहाँ आप r कैप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं e निरक्ष kp अपॉन rp। आप चाहे तो जो डायरेक्शन है वो p की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर p वेक्टर जो है वो माइनस से प्लस की तरफ रहेगा, तो आपका जो ये वेक्टर किधर जा रहा है इस तरफ, तो p की जगह क्या आ जाएगा माइनस का p है, वो अभी जरूरत नहीं है। तो आपके पास में e निरक्ष का फॉर्मूला इस तरह से लिखा हुआ है। हमने अक्ष एवं निरक्ष पर तीव्रता की गणना की, वहां पर हमें वैल्यू मिली थी 2kp/r3 तो अक्ष के लिए था, और kp/r3 जो है हमारे पास में निरक्ष के लिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए अक्ष व निरक्ष पर हम तीव्रता की क्या करते हैं थोड़ी सी व्याख्या, यानी कि इन फॉर्मूलों को हम एक बार दोबारा देखते हैं। तो अक्ष पर जो फॉर्मूला मिला था हमें वो था E अक्ष इक्वल टू कितना था 2kp/r3, और निरक्ष पर जो हमें फॉर्मूला मिला था E निरक्ष जो कितना था हमारे पास में kp/r3। तो यहाँ फॉर्मूले से दिख रहा है कि जो अक्ष पर जो तीव्रता है वो निरक्ष की क्या है 2 गुनी, यानी कि इसका जस्ट क्या है डबल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि E अक्ष जो है वो क्या है 2 मल्टीप्लाई E इंटू निरक्ष, यानी निरक्ष का क्या है यहाँ पर जो अक्ष पर तीव्रता है वो 2 गुनी है। यह तो हमारा हो गया फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं कि आप देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्ष या फिर हम कह सकते हैं इसकी निरक्ष, अक्ष और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है वो 1/r³ पे क्या आता है प्रोपोर्शनल आता है। जबकि कोई बिंदु आवेश हो और एक एकल आवेश हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फॉर्मूला जो है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला 1/r² के इक्वल होता है, यानी 1/r² वो क्या करता है यहाँ पर रिलेट करता है। लेकिन डाइपोल के लिए ये किसके लिए है यहाँ पर डाइपोल के लिए है, और ये फॉर्मूला ये किसके लिए है हमारे पास में मोनोपोल, यानी कि एकल ध्रुव या एकल आवेश के लिए फॉर्मूला वैलिड है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/r³, यानी ये r की तीसरी घात के क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से आपको इस रिजल्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक हमने इस भाग में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अक्ष और निरक्ष पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि यदि हम उसी विद्युत द्विध्रुव को एक विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दें, यानी कि इस तरह से हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, और वो भी कैसा है यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक किसी एंगल थीटा पर इस तरह से रख देते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्या कंडीशन होगी, यह किस तरह से यहाँ पर घूमेगा, क्योंकि प्लस के ऊपर क्या लगेगा एक बल लगेगा जो किस दिशा में होगा आगे की तरफ होगा, क्योंकि प्लस के ऊपर जो बल है वो क्या लगता है कहाँ लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और माइनस के ऊपर क्या लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा के अंदर। तो यहाँ पर यह जो प्लस क्यू आवेश है इसके ऊपर जो बल लग रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी होगी F वेक्टर इक्वल टू Q मल्टीप्लाई E वेक्टर। यही बात करें हम माइनस क्यू आवेश के लिए तो इसके लिए जो फोर्स है वो किस तरह से अप्लाई होगा F इक्वल टू माइनस ऑफ Q और मल्टीप्लाई E। यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। आगे बात करते हैं इसके एंगल, और ये जो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी कोण थीटा से रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर एक बलागुण की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बलागुण कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों आवेशों की जो क्रिया रेखा है वो यहाँ पर इस तरह से बनी हुई है। तो माइनस क्यू आवेश जो है वो इस तरह से घूमेगा और प्लस क्यू आवेश जो है वो आगे की तरफ झुकेगा, तो दोनों पर एक साथ बल कार्य करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं एक बल युग्म। इस बल युग्म के कारण
क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इस बल युग्म के कारण यहाँ पर क्या करेगा, एक बलाघूर्ण कार्य करेगा। इस बल युग्म के कारण बलाघूर्ण कार्य करता है और इसी बलाघूर्ण की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो बलाघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, टाउ से। तो यहाँ लिख देते हैं बलाघूर्ण। बलाघूर्ण की जो मान है वो क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ लिख देते हैं बल गुणा बलों के बीच की क्या लिखेंगे यहाँ पर, लंबवत दूरी। और यहाँ पर देखिए लंबवत दूरी हमने ड्रॉ नहीं की है, तो हम इससे दे देते हैं ए पॉइंट, इसको यहाँ बी से लिख देते हैं और यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट को हम ओ से लिख देते हैं। तो बी से लेकर ओ तक की जो दूरी है वो क्या है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी है। और बल का मान तो आपको पता ही है, Q इंटू ई गुणा बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, बलाघूर्ण की वैल्यू हमें रखनी है। बलाघूर्ण के लिए हमें यहाँ पर लंबवत दूरी की वैल्यू रखनी है। तो लंबवत दूरी कितनी है, बी से लेकर के ओ तक। तो बल लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, BO। इसे हम यहाँ से देखिए, यदि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a वेक्टर है, तो यहाँ पर 2a का वर्टिकल कंपोनेंट भी आ सकता है। जैसे हम 2a, ये तो हो जाएगा 2a cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2a sin थीटा। या फिर आप पाइथागोरस को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणीय फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, लंब OB। तो यहाँ पर लिख दिया BO अपन कर्ण कितना हो जाएगा 2a। तो BO इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 2a sin थीटा। तो BO की वैल्यू 2a sin थीटा हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो QE और यहाँ लिख दिया हमने 2a sin थीटा और यहाँ लिख दिया हमने बलाघूर्ण टाउ। आगे देखिए 2a मल्टीप्लाई Q, 2a मल्टीप्लाई Q जो है वो हमें क्या मिलेगा, P मिल जाएगा। तो P और ये यहाँ पर क्या आ गया, E, PE sin थीटा। ये तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका स्केलर फॉर्म यानी कि अदिश रूप हो गया। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो यह किस तरह से होगा, सदिश रूप में। सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ के ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर। तो sin थीटा का अगर हम जब सदिश गुणनफल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। यानी किस तरह से, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये क्या हो गया, इसका एक सदिश रूप हो गया। इस तरह से यहाँ पर बलाघूर्ण कार्य करता है। देखिए यहाँ पर जो टॉ का फॉर्मूला आया है PE sin थीटा। अब हम यहाँ पर इसके अलग अलग केस की बात करेंगे, यानी इस यहाँ पर हम थीटा को चेंज करेंगे। एक बार हम थीटा 0 डिग्री रखेंगे, एक बार हम यहाँ पर 90 डिग्री यूज करेंगे। देखिए किस तरह से काम करता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो टाउ की वैल्यू थीटा 0 डिग्री है, तो sin थीटा विल बी 0। sin 0 पर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो टाउ इक्वल टू कितना मिलेगा, PE और sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। यानी कि ये कितना मिल गया, 0। यानी कि टाउ जो है वो क्या मिल रहा है हमें, मिनिमम। यानी कि आप उस विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि डाइपोल को क्या रख रहे हैं, उसके समांतर, उसके आप क्या रख रहे हैं, पैरेलल रख रहे हैं, तो वो वहां पर क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा। क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से रखा हुआ और इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने आप यहाँ पर फ्लो होता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा केस, केस सेकंड। केस सेकंड में हम थीटा इक्वल टू कितना यूज करते हैं, 90 डिग्री। तो sin 90 क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो टाउ जो है वो कितना मिलेगा हमें, मैक्सिमम, क्योंकि PE और मल्टीप्लाई में कितना मिलेगा 1। तो ये टोटल हमें कितना मिला, PE। यानी कि बलाघूर्ण का मान जो है वो अधिकतम कब होता है, 90 डिग्री। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हमारा डाइपोल जो है वो क्या है, एकदम वर्टिकल रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, यानी इसके ऊपर जो लगने वाला बलाघूर्ण है वो क्या होगा, यहाँ पर अधिकतम होगा। वो और कैसे होगा, इस तरह से पूरा इसको घुमाने का यहाँ पर प्रयास करेगा। इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा का पूरा बलाघूर्ण का एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिया। आज हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए। नेक्स्ट भाग में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।